अब हमने देखना था कि रिटर्न के कोई भी फंक्शन जो है वो एरे को अगर रिटर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उसका हम वैसे भी कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी मेथड के थ्रू अगर हम जैसे आर्गुमेंट दे सकते हैं एरे को एज एन इनपुट एज एन आर्गुमेंट, इसी तरह हम किसी भी मेथड या फंक्शन से उस एरे को रिटर्न भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोडिंग स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मेथड बना रही हूँ क्लास के अंदर विद इन अ क्लास। क्लास एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करना लास्ट क्लास में हमने देखा तो था कि एरे को हम एज एन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। यस मैम, देखा था। बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेथड बना रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक एरे रिटर्न करवाना चाह रही हूँ इस फंक्शन से। सो रिटर्न टाइप कैसे होगी, जैसे एक एरे को हम आर्गुमेंट पास करते हैं, वही डाटा टाइप लेट्स से इंटीजर, इसमें हम कैरेक्टर की पास करवा देते हैं कैरेक्टर एंड देन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे ही डाटा टाइप के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लिए तो ये फौरन आइडेंटिफाई कर लेगा कि नाउ ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी। ठीक है, जैसे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक एंड, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट डाटा टाइप मेंशन करते हैं यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप। यहाँ पे भी हम डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे रिटर्न होगी इस फंक्शन से। ठीक है, इसको हम नाम रख देते हैं रिटर्न एरे, फंक्शन का नाम, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, अभी हम कुछ भी नहीं रख रहे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे बनाई कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू न्यू इंट 5। यहाँ पे भी कैरेक्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर शेयरिंग हो रही है, एडिटर भी हो रहा है क्लास। यस यस। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसकी रिटर्न टाइप, एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे क्या रखी है, कैरेक्टर। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन जब वापस जाएगा तो अपने साथ एक कैरेक्टर की एरे वापस रिटर्न करवाएगा। जैसे हमने अब तक देखा था कि हम कोई भी एक इंडिविजुअल वेरिएबल पास करवाते हैं एज अ रिटर्न। ठीक है, लेट्स से इंटीजर कैरेक्टर, तो वो चीज़ यहाँ से रिटर्न हो रही होती है। अब हम देखेंगे कि हम एक एरे कैसे रिटर्न करवाते हैं एक फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ इस मेथड की बॉडी के अंदर ही मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर की जिसमें मैंने कितने एलिमेंट्स रखवाए कि इसके एलिमेंट्स 5 होंगे, यानी कि इस कैरेक्टर एरे में मैं 5 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकती हूँ। और ठीक है, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास 0 से। सो फर्स्ट कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पर होगा, 0। सो लास्ट कैरेक्टर जो होगा, फिफ्थ एलिमेंट जो होगा मेरे पास, फिफ्थ कैरेक्टर, वो किस इंडेक्स पर होगा, साइज -1, यानी कि 5 - 1 4। तो हम जब 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स, 5 कैरेक्टर इस पोजीशन पे स्टोर होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और एंड का होंगे 4 पे। तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंगली जो लूप लगेगी, लूप भी मेरे पास i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स हमारा, i इज लेस देन सी एच डॉट लेंथ। सी एच डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा हमें, 5। तभी हम क्या चला रहे हैं, लेस देन 5। तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स है, i प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, सी एच ऑफ i इज इक्वल टू, क्योंकि कैरेक्टर है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने इस कैरेक्टर एरे को यूजर से इनपुट ले लिया इस मेथड, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न एरे। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जब ये फंक्शन
यूजर से इनपुट ले ले, उसके बाद क्या करे, रिटर्न ch। अच्छा, रिटर्न करवाते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम देंगे, यहाँ पे अब स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ रिटर्न टाइप मेंशन करते हुए देंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया रिटर्न ch। तो अब ये रिटर्न ch पे क्या करेगा, पूरा का पूरा एरे जो है वो पास कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ch यानी कि वो 1 बाय 1 एलिमेंट जो इस एरे में स्टोर है, ये पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट जिस सीक्वेंस में स्टोर है 0 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे उन एलिमेंट्स को पास कर देगा जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ था एज अ रिटर्न। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से मेन से मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एरे का मेथड कॉल कर दूँगी। ठीक है, अब जैसे रिटर्न एरे का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, सो प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, मेन से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। ठीक है, क्लास देख लें कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ये मेरे पास मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंट्री पॉइंट मेन है, सब मैंने क्या किया, रिटर्न एरे का फंक्शन कॉल कर दिया, तो प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के रिटर्न एरे की डेफिनेशन पे चला जाएगा। रिटर्न एरे की बॉडी पे जाएगा, एक एरे डिक्लेयर करेगा, कैरेक्टर एरे, और उसमें कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 5। सो 1 बाय 1 लूप चलेगी और हर आपके पास जो है वो इंडेक्स पे यूजर से इनपुट लेगा, और जो यूजर इनपुट देगा उसको कैरेक्टर एरे में जाके स्टोर कर देगा। 5 वैल्यूज लेगा, 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस पे कैरेक्टर के जाके स्टोर कर देगा। जब ये पूरी फॉर की लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, देन नेक्स्ट ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ch, यानी कि वो पूरी की पूरी जो एलिमेंट्स होंगे, जो 5 एलिमेंट जो कैरेक्टर, उनको वापस भेज देगा। यानी कि अब वापस कहाँ भेजेगा, मेन में, जहाँ से मेथड फंक्शन कॉल हुआ था। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया। ठीक है, फंक्शन क्या है, कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। जो हम इनपुट ले रहे हैं कैरेक्टर, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर ले रहे हैं, बट एज एन आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा। मतलब जब कॉल होगा तो कॉल होते वक्त अपने साथ कुछ भी डाटा लेकर नहीं आ रहा। सो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, लेकिन रिटर्न टाइप क्या है, एक एरे है। कि जब ये फंक्शन अपनी सारी फंक्शनैलिटी पूरी करके वापस जाएगा, यानी कि वापस कहाँ आएगा, दोबारा मेन में। तो जब ये वापस जाएगा तो अपने साथ एक एरे लेकर आएगा, और उस एरे की डाटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर। तो यहाँ जब मेन में जब ये वापस आएगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसा कंटेनर होना चाहिए जब ये वैल्यू, ये कैरेक्टर्स की एरे लेकर आ रहा है, वो उसको स्टोर कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक और एरे बना लूँगी मेन में ही, और उसकी डाटा टाइप भी कैरेक्टर होगी। अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखनी है, दो चीज़ें, कि ये जो फंक्शन क्रिएट करते वक्त आपने जो रिटर्न टाइप बताई है कैरेक्टर, तो जब आप यहाँ से जो चीज़ रिटर्न करवा रहे हैं उसकी डाटा टाइप भी कैरेक्टर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप एक इंटीजर एरे बना दें और उसको रिटर्न कर दें, और यहाँ पे आपने बताया है कि कैरेक्टर रिटर्न होगा। तो डाटा टाइप शुड बी सेम। अगर आप कह रहे हैं कि कैरेक्टर पास होगा, तो जो चीज़ आप यहाँ से पास कर रहे हैं ch, उसकी डाटा टाइप भी कैरेक्टर होनी चाहिए। मैम सेकेंडली, मल्टीपल डेटा टाइप रिटर्न कर सकते हैं? रिटर्न हमेशा मेथड एक चीज़, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। सही है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न का मतलब वापसी ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रिटर्न की स्टेटमेंट दे देती हूँ, लेट से मैं कह रही हूँ कि रिटर्न आई फॉर एग्जांपल, या रिटर्न ए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ए को मैंने डिक्लेयर भी करवा दिया इंटीजर। अब होगा क्या कि ये जो रिटर्न ए मैं करवा रही हूँ, ये तो अनरीचेबल कोड होगा, यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम कभी पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे इसको रिटर्न ch की स्टेटमेंट मिलेगी, ये ch को लेके वापस चला जाएगा। फिर दोबारा इस फंक्शन को जब कॉल करूंगी, आएगा 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न ch के बाद दोबारा वापस चला जाएगा। तो रिटर्न ए तक तो ये कभी पहुंचेगा ही नहीं, रिटर्न का मतलब है वापस चले जाओ। तो जब ये एक दफ़ा वापस चला जाएगा तो फिर यहाँ तो कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए आपका फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमेशा एक करेगा। लेकिन अगर आप कैरेक्टर रिटर्न, एरे रिटर्न करवा रहे हैं, तो एरे में क्या होगा, उस एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पूरे के पूरे जो आपके पास एरे है उसको एक एज अ ट्रे पूरे का पूरा आगे फॉरवर्ड कर देगा एलिमेंट्स को। पहली चीज़ ये कि रिटर्न हमेशा आपका फंक्शन एक ही चीज़ कराता है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है,
ये हमेशा आपकी फंक्शन की सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके बाद मेथड की कोई आपके पास स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन वो आपके पास अनरीचेबल कोड रहेगा। अगर मैं रिटर्न सी एच यहाँ पे करवा देती हूँ, लेट्स से यहाँ पे रिटर्न सी एच, तो क्या होगा यहाँ पे ये पूरा कोड जो है ये क्या हो जाएगा, आपके पास अनरीचेबल होगा। यहाँ कभी आपका प्रोग्राम का कंपाइलर आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको रिटर्न की स्टेटमेंट मिली, रिटर्न की स्टेटमेंट इसको वापस भेज देगी। फिर मेथड कॉल होगा, कैरेक्टर एरर डिक्लेयर होगी, रिटर्न की स्टेटमेंट इसको वापस भेज देगी। इसीलिए रिटर्न की स्टेटमेंट जो है वो हमेशा आपके फंक्शन की हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद उस फंक्शन की क्लोजिंग बॉडी होनी चाहिए, बस। दूसरी चीज कि मेन में मेरे पास हम कंटेनर डिस्कस कर रहे थे कि आप यहाँ से जब वैल्यू एक कैरेक्टर एरे वापस भेजेगा, तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर होना चाहिए जो उस एरे को होल्ड कर सके। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैरेक्टर सी इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर 5। अच्छा, जो आपके पास कंटेनर होगा उसका नंबर ऑफ जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए यहाँ से जो एरे आप रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने एरे रिटर्न किया है इसका साइज कितना है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास साइज कितना होना चाहिए जो ऐसा कंटेनर में यूज कर रही हूँ, 5। अगर मैं इसको 6 कर दूंगी तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ से मैं क्या पास कर रही हूँ, 5 एलिमेंट्स कैरेक्टर का एरे, और उसको रिस्टोर मैं 6 पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो फिक्स साइज होना चाहिए। जी, अगर आप लूप के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देंगे तो वो बार बार लूप से बाहर लेकर बाहर मेन में चला जाएगा या जहाँ से कॉल हुआ है। नाम बिल्कुल सेम हो सकता है, अगर आप नाम सेम करना चाहें तो बिल्कुल जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा कि सेम नेम अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो ये दो अलग अलग वेरिएबल या दो अलग अलग एरे बनेंगे, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है, एक मेन के अंदर है और एक इस फंक्शन के अंदर है। सो ये दो अलग लोकल वेरिएबल्स होंगे जिनका स्कोप इसी बॉडी के अंदर है। क्योंकि अगर मैं इस सी एच को, जो ये वाला सी एच है, इस सी एच को मैं अगर यहाँ प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे एरर देगा। इसी तरह अगर मैं इस सी को यहाँ प्रिंट करवाऊँ तो भी मुझे एरर देगा ये, क्योंकि ये क्या है, अनडिफाइंड सिंबल्स हैं, जो कि उस जहाँ पे जो भी वेरिएबल जिस बॉडी के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसी बॉडी के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो अगर आप इसको सी एच भी कर देते हैं तो ये सी एच एक और सी एच बनाएगा, एक न्यू वेरिएबल, और ये सी एच जो ऊपर वाला है ये एक अलग एरे होगा। दोनों एक ही नहीं होंगे, ये दो मेमोरी में अलग अलग स्पेसेस पे अलग अलग एक ही नाम से स्टोर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है सी एच, और वो वाला सी एच वहाँ का लोकल वेरिएबल है। सेम नाम दे सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों सेम है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, रिटर्न एरे, अब फिर एक कंटेनर कॉल किया है, सी एच इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर सी एच, और यहाँ से मैं क्या कह रही हूँ, सी एच इज इक्वल टू रिटर्न एरे। यानी कि अब जब ये रिटर्न एरे कॉल होगा तो ये यहाँ से जंप करके इस फंक्शन की बॉडी पे चला जाएगा, सी एच का एक एरे डिक्लेयर करेगा 5 एलिमेंट का, यूजर से इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद इस पूरे के पूरे एरे को रिटर्न करवा देगा। अब जब रिटर्न करवाएगा तो वो रिटर्न होकर किस एरे में स्टोर हो जाएगा, सी एच के एरे में। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए अगेन मुझे लूप लगानी पड़ेगी, फॉर इंट I is equal to 0 semicolon I is less than ch dot len semicolon ch I plus plus console dot write line ch of I। हम अगर एरे की लेंथ यूजर से लेनी हो फिर यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं आप।
दोनों जगह पे चेंज करवाएंगे? नहीं, फिर आप इसको एक काम ये करें ना, ऐसा आर्गुमेंट भेजेंगे ना वहाँ पे? एज एन आर्ग्यूमेंट भेज दें और वहाँ पे एरे का साइज वही आर्ग्यूमेंट रख दें जो पास हुआ है। मैं करके बता देती हूँ, ठीक है। अब इसको रन करवा देते हैं। तो ये इनपुट कहाँ से लेगा, इस रिटर्न एरे के फंक्शन से यहाँ इनपुट लेगा और इस पूरे एरे को पास कर देगा मेन में। और प्रिंट कहाँ करवाएगा उस एरे को, मेन से, जो मैंने प्रिंट के लिए स्टेटमेंट यूज किया। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज कैरेक्टर है तो हम इसमें वाई है तो वॉवेल दे देते हैं, ए ई आई ओ ई ओ। ठीक है, इनपुट रिटर्न एरे से लिया और इस पूरे एरे को इनपुट लेने के बाद रिटर्न करवा दिया मेन में। मेन में मैंने यहाँ पे एक कंटेनर यूज किया है। जो लोग लेट आए वो दोबारा से देख लें, इसको एक दफा रिवाइज कर रही हूँ मैं। ठीक है, टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक फंक्शन से एक पूरा का पूरा एरे रिटर्न करवा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक फंक्शन एरे को एज एन आर्गुमेंट भी ले सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमने रिटर्न करवाना हो किसी भी एरे को तो वो हम फंक्शन के थ्रू कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन की मैंने प्रोटोटाइप यूज किया है, प्रोटोटाइपिंग मीन्स यहाँ पे हम फंक्शन को ये प्रोटोटाइपिंग है, रिटर्न टाइप, नेम और आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो प्रोटोटाइपिंग मैंने यूज की है, पब्लिक स्टैटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ हमेशा यूज करते हैं। और जो रिटर्न टाइप जहाँ पे देते हैं वहां पे मैंने क्या दे दिया, जो भी आपने एरे रिटर्न करनी है, चाहे वो इंटीजर एरे है तो यहाँ इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपने कोई फ्लोट का एरे रिटर्न करवाना है तो फ्लोट स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेक्टर करवाना है तो कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग एरे रिटर्न करवाना है तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो डाटा टाइप का एरे आपने रिटर्न करवाना है वो डाटा टाइप यहाँ मेंशन होगी। मैंने कैरेक्टर करवाया है इसलिए मैंने कैरेक्टर यूज किया है, कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन अब एक एरे रिटर्न करेगा। यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन रिटर्न एरे, और ये फंक्शन कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। मतलब जब कॉल, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होते वक्त अपने साथ कोई वैल्यू लेकर आएगा या नहीं आएगा, अभी मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर पाई। फिर इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एरे, जिसका साइज मैंने 5 रखा, जैसे हम एरे करते आ रहे हैं इनिशियलाइज। उसके बाद मैंने इस एरे को यूजर से इनपुट लेके सारे एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए इस एरे में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या कह रही हूँ कि ये फंक्शन एक कैरेक्टर एरे रिटर्न करेगा। सो जब पूरा एरे इनपुट ले लिया यूजर से, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पूरे एरे को ch को रिटर्न करवा रही हूँ। प्रोटोटाइपिंग में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे ये बताने के लिए कि ये फंक्शन एक कैरेक्टर एरे रिटर्न कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे को बताने के लिए यूज हो रहा है। लेकिन जब आप रिटर्न की स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ एरे आएगा, ch, यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएगा। सो ये जब वापस आएगा फंक्शन, तो वापस जाते हुए ये ch की जो 5 वैल्यूज, इस वाले केस में a e i o u, ये पांचों की पांचों वैल्यू पास करेगा, ch को पास नहीं करेगा, ch पे रखे हुए हर इंडेक्स की वैल्यू पास करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न ch का मतलब है a e i o u, ये वैल्यू क्या करेगा, ये वापस रिटर्न कर देगा। अगेन फिर हम जाएंगे मेन में। मेन में मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है रिटर्न एरे। तो जब ये फंक्शन कॉल मेन से हुआ, यहाँ से वहां चला जाएगा, 5 वैल्यू एलिमेंट लेगा, ch में स्टोर करेगा और वापस वो 5 एलिमेंट्स लेकर आएगा। तो अब जब 5 एलिमेंट्स लेकर आएगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर होना चाहिए जो उन 5 वैल्यूज को होल्ड कर सके। सो वहां से एरे पास किए, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए, एक एरे ही होना चाहिए जो इन 5 वैल्यूज को होल्ड कर सके। तो इसलिए मैंने मेन में यहाँ पे एक और एरे बनाई। ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये ch और ये वाला ch सेम नहीं है। ये वाला ch रिटर्न एरे का अपना लोकल वेरिएबल है, ये वाला ch यहाँ का अपना लोकल वेरिएबल, क्योंकि अगर ये सेम होता तो मुझे यहाँ पे न्यू कैरेक्टर इज इक्वल टू दोबारा इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ता। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और कैरेक्टर बनाया एरे ch, और ch इज इक्वल टू रिटर्न एरे। तो अब ये जो एरे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 5 वैल्यूज a e i o u, ये सारी 5 की 5 वैल्यूज इस ch में जो एक और नया एरे मैंने बनाया है इसमें 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस पे स्टोर हो जाएंगी। और फिर मैंने इसको मेन से यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जो यहाँ ch में स्टोर हुई थी उसी ch से मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। आप चाहें तो नाम चेंज कर दें, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो c कर दें इसको,
नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक नया वेरिएबल बनेगा, चाहे आप इसको ch रखें या आप देखें। अब जो मैंने इसको ch डॉट लेंथ किया है, ठीक है, ch मैंने ऊपर यूज किया था इस फंक्शन में। अब मैं यहाँ पे ch डॉट लेंथ कर रही हूँ, तो ch डॉट लेंथ यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल है। The name ch does not exist in the current context। ठीक है, ये किसको पहचानेगा? c को, जो कि मेन का अपना लोकल वेरिएबल है। एलिमेंट का साइज कहाँ पूरा सेंटेंस लिखा है? हमने कहाँ पूरा सेंटेंस लिखा है अमान? 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो मैंने ए एक कैरेक्टर, ई दूसरा कैरेक्टर, आई तीसरा कैरेक्टर, ओ फोर्थ कैरेक्टर, यू फिफ्थ कैरेक्टर। अच्छा, एरे को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर रहे बेटा, हन्नान का एरे को डिक्लेयर नहीं कर रहे हम यहाँ पे एक कंटेनर यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि एक एरे रिटर्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी एक एरे होना चाहिए जो उस वैल्यू को, जो वहां से एरे जो पूरा 5 एलिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो 5 एलिमेंट्स किसी ना किसी एरे में स्टोर होंगे। तो इसीलिए जब वहां से हम एरे रिटर्न करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंटेनर एक एरे होना चाहिए। जैसे पहले हम सम रिटर्न करवा रहे थे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मैं सिंपल एक इंट रिटर्न करवा रही हूँ, एरे नहीं करवा रही, सिंपल जो हमने रिटर्न टाइप देखी थी फंक्शन की, तो इंट करते हैं। तो यहाँ पे भी तो हम एक इंट वेरिएबल लेते हैं जो उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर करता है। स्ट्रिंग स्टोर करवा के टाइम टेबल स्टोर करवा सकते हैं। टाइम टेबल हाँ, पर उसके लिए आपको 2D एरे यूज करनी पड़ेगी। इस तरह लूप के साथ रिटर्न हो सकता है, इस तरह रिटर्न ch आए तो वो 1 बाय 1 वैल्यू जाएगी, फिर दोबारा कॉल भी नहीं होगी वापस। तो लूप में रिटर्न करवाने का कोई फायदा नहीं है, वो फर्स्ट आइटरेशन के बाद ही लूप से बाहर चला जाएगा और जहाँ जिस मेथड से कॉल हुआ है वहां चला जाएगा। तो इसीलिए लूप के अंदर रिटर्न करवाना इज नॉट अ गुड चॉइस। हाँ, जब 1D एरे रिटर्न हो सकती है तो 2D एरे भी हो सकती है रिटर्न। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, आई गेस बिलाल का था या राशिद का था, आई डोंट नो। वो कह रहे थे कि जो साइज है, तो हम यहाँ पे करते हैं कि मेन पे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं हम इंट साइज यानी कि एरे का साइज, और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एरे साइज। ठीक है, और फिर उसके बाद साइज इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और इस फंक्शन की प्रोटोटाइप, अच्छा प्रोटोटाइपिंग का आपने क्वेश्चन पूछा था, तो ये जो हमने डिक्लेयर किया ना, ये फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग है, जहाँ पे हम एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और ये आपके पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये उसकी प्रोटोटाइपिंग है, मतलब जो डिक्लेरेशन हम कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मेथड को जो डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसको हम प्रोटोटाइपिंग भी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देती हूँ इंट n। ठीक है, यानी कि अब ये फंक्शन जो है, ये एक इंटीजर इनपुट लेगा जो एक एरे नहीं है, क्योंकि मैंने आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिए, एक सिंपल नॉर्मल वेरिएबल है। और यहाँ से जो मैंने साइज दिया है यूजर से इनपुट,
ठीक है, करंट साइज इज इक्वल टू दिस। ये एरे भी हम इस साइज की बना लेते हैं, और ये जो हम रिटर्न करवा रहे हैं इसमें भी हम क्या पास करवा देते हैं, ये साइज। ठीक है, साइज मतलब यूजर से इनपुट लेगा, यूजर जो भी साइज इनपुट देगा, लेट्स से यूजर ने कहा 3, तो ये इस एरे को क्या बना देगा 3, और इसी साइज को इस मेथड में भी पास कर देगा एज एन आर्गुमेंट, और फिर ये इस मेथड की बॉडी में आके एन पे स्टोर हो जाएगा। जो साइज वहां से पास हुआ था वो यहाँ एन पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एन। ठीक है, जो भी एन पास होगा, जो भी साइज वहां से यूजर पास करेगा, ये दोनों एरेज मैंने उसी साइज के अकॉर्डिंगली बना दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर एरे साइज, लेट्स से मैं कह रही हूँ 4 एलिमेंट्स, तो ये जो ये वाली एरे है ये इसको भी 4 बनाएगा, और फिर जो साइज ये 4 पास कर देगा मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये 4 वहाँ ऊपर भी जाएगा, और जो ऊपर वाली एरे उसको भी 4 बना देगा। एंटर। ठीक है, अभी मुझसे 4 कैरेक्टर्स इनपुट लेगा। कैरेक्टर्स हैं तो मैं इसको KTUS 4 कैरेक्टर्स दिए, इसने ये 4 के पैक कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करवा दिए। तो अगर आप ऐसा करना चाहें एज अ प्रोग्रामर, आप जितना ज़्यादा अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जो जो चेंजेस आप करना चाहें, जो आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये वे ज़्यादा बेटर हो गया कि आपने साइज इनपुट ले लिया, वो डायरेक्ट हार्ड कोड करने के बजाय वैल्यू आपने यूज़र बेस जो है वो साइज दिया, यूज़र बेस एरे है, और इसी साइज को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी क्लास सबको क्लियर है? इनफिनाइट वैल्यूज का क्या मतलब है? तो एरे का साइज तो देना पड़ेगा ना। और यहाँ पे एक चीज कि अगर आप चाहें कि बहुत बड़ी एरे है तो आप उसको 100 से स्पेसिफाई या एक मैक्सिमम साइज ले लें। इंट मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 या 150, और एरे का साइज 150 तक का ले लें, और उसमें जितने एलिमेंट्स आपको अभी पता है उतना आप स्टोर करवा दें। तो बाकी लेट से अगर आपने 100 का साइज दिया है और 10 एलिमेंट्स पे वैल्यू स्टोर करवाइए, तो वो बाकी सबको क्या कर देगा, 0। लेकिन इससे होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा। तो अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आपको पहले से नहीं पता कि आपके पास जो है वो साइज कितना होगा, उसको आप फिर मैक्सिमम 100 रख दें, और उस पर जितने एलिमेंट्स उस वक्त रिक्वायर्ड है उतने आप स्टोर कर दें। देखिए उससे ये डिसएडवांटेज होगा कि वो पूरी स्पेस पे मेमोरी में वेस्ट हो जाएगी जो आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? तलहा का आई गेस कोई क्वेश्चन था। ओके, लेंथ और गेट लेंथ में क्या प्रॉपर्टी? अच्छा, लेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, जैसे हम एरे का नाम डॉट लेंथ, जो क्या रिटर्न कर रहा होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जबकि आपके पास क्या है, गेट लेंथ क्या है, एक पूरा कंप्लीट मेथड है। तो जब आप देखें, अगर हम यहाँ पे डॉट लेंथ यूज कर रहे हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास राउंड ब्रैकेट नहीं है। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं है। तो ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रही है इस एरे में कितने हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास, अगर मैं गेट लेंथ यूज करूंगी तो गेट लेंथ के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, जो ये डिटरमाइन कर रहे होंगे कि पहले से डिफाइंड एक मेथड है एरे क्लास का। ठीक है, और जो है ये किस लिए यूज होता है, जो डायमेंशंस के लिए गेट लेंथ। जब आप 2D एरे वगैरह यूज करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, गेट लेंथ रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप रॉ
डॉट गेट लेंथ, तो वो रॉ की डायमेंशन बताएगा, ये टोटल आपके पास डायमेंशन कितनी है और उनकी लेंथ कितनी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर मैं नेक्स्ट, हमारे पास 7 मिनट्स रह गए, जैसी मीटिंग एंड हो इसी मीटिंग को आईडी को सेम ज्वाइन कीजिएगा फॉरन, जब तक मैं ओवरव्यू दे दूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का। जी क्लास शेयरिंग हो रही है? यस मिस। ये पीडीएफ बुक भी हो रही है? यस मिस। एरे की फर्दर एलाबोरेशन के लिए आप ये जो बुक है ना, ये बुक भी ज़रूर जो है वो विजिट कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं क्लास? मल्टी का अभी हमने जो देखा है, हमने सिंगल डायमेंशन देखा है 1D। अगर हम एरे पे हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं या वर्टिकली, एक ही डायमेंशन है, ज़्यादातर हम इसको कह रहे हैं वेक्टर एरे। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया है, जो 1 डायमेंशनल एरे, उसको हम वेक्टर एरे भी कह रहे हैं। अगर हम उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एट अ टाइम। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशन मीन्स जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है या जो टेबल फॉर्म होता है, टेबल में किस तरीके का डाटा होता है। एक, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, तो वो रॉ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और कॉलम पे भी, जिस तरह एक्सेल फॉर्मेट है। मैट्रिक्स फॉर्म होता है ना मैम। मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है, जो हमारे पास एक्सेल फाइल अगर मैं ओपन करूं, तो एक्सेल फाइल में क्या होता है हमारे पास, एक्सेल फाइल में हमारे पास इंडेक्सेस सेल्स बने होते हैं। अब मैं कोई एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करूं, तो उसका एड्रेस कैसा आता है, रॉ एंड कॉलम, यानी कि वो किस रॉ में एग्जिस्ट कर रहा है और किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे A10, यानी कि रॉ ए है और कॉलम कौन सा है, 10। इसी तरीके से काम हो रहा होता है, मतलब टेबुलर फॉर्म, जिसमें टेबल्स बने हुए हैं, रॉ और कॉलम। तो मल्टी डायमेंशन इज दैट जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा डायमेंशन हो। ठीक है, अगर हम 2D की बात करें, 2D एरे मीन्स 2 डायमेंशंस, रॉस एंड कॉलम। एक रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉलम को। अगर हम 3D की बात करें, तो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। जैसे लेंथ, विड्थ और डेप्थ। जो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें 3D में, तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है डेप्थ का। लेंथ, विड्थ और फिर उसकी डेप्थ। जो क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है ना, जिसमें उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और उसकी डेप्थ भी होती है। जी असमन, कोई क्वेश्चन है असमन को? मैं ये कह रहा था कि डायमेंशंस तो 3 होती है ना, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ये मल्टी डायमेंशनल, लेकिन इसमें तो एरेज में तो हम एलियंस भी ले सकते हैं। आपकी आवाज कट हो रही है बीच में, लेकिन क्वेश्चन आपका मुझे समझ में आ गया है। तो ये मुझे समझ नहीं, डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता कि 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि डायमेंशन के मीनिंग्स क्या होते हैं। एदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ, या उससे भी ज्यादा डायरेक्शन, डायमेंशंस। ठीक है, तो डायरेक्शंस। डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, थर्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, टू कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई यानी कि रोज और कॉलम, थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, फोर कोऑर्डिनेट्स, फाइव कोऑर्डिनेट्स। तो मल्टी डायमेंशन मींस एक से ज्यादा डायमेंशन। तो अभी तक हम जो एरे पढ़ते आ रहे थे दैट इज 1D, 1 डायमेंशन, जिसमें हम या तो रॉ या हम कॉलम, या तो हम एक जो है वो हॉरिजॉन्टल उस पर काम कर रहे थे या वर्टिकल, एट अ टाइम किसी एक पे कर रहे थे। अब हमारे पास मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2D, 3D, 4D, 5D, बहुत सारी डायमेंशन आ सकती हैं। तो 2 डायमेंशन क्या होती है, जिसमें रॉस और कॉलम, टेबुलर फॉर्म। टिक टैक टू वाला गेम खेला है आपने, जिसमें वो जो एक बोर्ड बनता है, जिसमें 9 स्पेसेस होती हैं, टिक टैक टू वाला गेम। इसी तरह चेस बोर्ड जो होता है, एक्स और वाई, टू कोऑर्डिनेट्स, रॉस एंड कॉलम,
उसके बाद फिर 3 डायमेंशन के आ गए क्यूब फॉर्म। क्यूब जो होती है, क्यूब की कितनी फॉर्म्स होती है? 3, एक्स वाई एंड जेड। इसी तरह अगर मैं एक रूम की बात करूँ, रूम का मुझे मेजर लेना है, रूम का साइज, तो उसमें मैं क्या कोऑर्डिनेट्स लूंगी? 3 कोऑर्डिनेट्स लूंगी, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है। तो ये 3 डायमेंशन हो गए। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में भी 1D 2D 3D 4D मल्टीपल डायमेंशन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल होता है 4D 5D 6D, जितनी डायमेंशन आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अभी इस कोर्स में हम सिर्फ 2D तक जाएंगे। ठीक है, 2D को बहुत डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, 2 डायमेंशन मीन्स रॉज एंड कॉलम, टेबुलर फॉर्म, जो टेबल वाली फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन इजिली रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड चेस बोर्ड एज अ 2 डायमेंशन एरे। देखा, ये भी एग्जाम्पल देना। जो चेस बोर्ड है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है? 2 डायमेंशनल। साइज क्या है? 8x8, यानी कि 8 रॉज होंगी एंड 8 कॉलम्स होंगे। 8 cells in horizontal direction, जो कि रॉस को रिप्रेजेंट करे होंगे, एंड 8 cells in a vertical direction, यानी कि आपके पास दोनों डायरेक्शन आ गई, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। What is a multi-dimensional array? What are matrices? Every valid type in C# can be used for a type of an array. ठीक है, कोई भी valid C# है, like character है, float है, आपके पास double है, int है, ये सब जो है वो एरे के लिए यूज हो सकते हैं। सो वी कैन हैव एन एरे ऑफ एरेज। सो हम एरे ऑफ एरेज भी यूज कर सकते हैं, मतलब एरे की भी फर्दर एरेज। वी डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ इंटीजर्स सच एज। 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हमें 2 डायमेंशन एरे डिक्लेयर करनी है तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? डेटा टाइप का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में एक कॉमा। सो ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये एक 2D एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई इंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा एंड 2 डायमेंशन एरे की डिक्लेरेशन। सिमिलरली अगर आपने 3 डायमेंशन एरे बनानी है तो यहाँ पे एक कॉमा और आ जाएगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि ये एक 3 डायमेंशन एरे है। लेकिन लाइक दिस, इंट 2 कॉमास 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है। जैसे ये मीटिंग एंड होती है उसके बाद फिर हम दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करते हैं।